हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी सभी अच्छे। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों की क्लास 11th की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस YouTube चैनल पर मैं आप लोगों की क्लास 11th और क्लास 12th की कंप्लीट केमिस्ट्री को पढ़ाऊंगा। यहां पर आप लोगों से कोई भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। इस YouTube चैनल पर मैं आप लोगों की क्लास 11th और क्लास 12th की कंप्लीट केमिस्ट्री को पढ़ाऊंगा। और केमिस्ट्री को मैं आप लोगों के लिए इतनी शानदार तरीका से पढ़ाऊंगा कि चाहे कोई बच्चा पढ़ाई में कितना ही कमजोर हो, उसके भी केमिस्ट्री बहुत शानदार तरीका से समझ में आएगी। और क्लास लेने के बाद जो मैं आप लोगों के लिए नोट्स दूंगा, वो बेटा नोट्स दूंगा मैं राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर। तो सभी बच्चे प्ले स्टोर से जाकर राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि क्लास लेने के बाद जो नोट्स दूंगा वो मैं ऐप पर ही दूंगा, और जो भी आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल दूंगा वो मैं ऐप पर ही दूंगा। तो सभी बच्चे राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, अब मैं मेरी क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, आज से मैं आप लोगों की 11th क्लास की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इस 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर मैं आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है परमाणु संरचना, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों, मैं आपकी बता देता हूं, क्या क्लास 11th की केमिस्ट्री के अंदर जो मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, वो मैंने आप लोगों के लिए 2 चैप्टर सबसे पहले इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये 2 चैप्टर है ना आप लोगों का परमाणु संरचना वाला, ये आप लोगों की पूरी केमिस्ट्री का बेस बनाती है, ठीक है ना। ये जो आप लोगों की 11th क्लास की जितनी भी बेसिक केमिस्ट्री है, वो सारी बेसिक केमिस्ट्री इसी चैप्टर में दे रखी है। इसलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों के इसी चैप्टर को स्टार्ट किया है, तो कि पहले हम केमिस्ट्री का पूरा बेस मजबूत करेंगे और फिर आगे आने वाले चैप्टर में आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीका से समझ में आएगी। तो इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं, वो नोट्स भी मेरे साथ साथ बनाते चलना। अब नोट्स आप लोगों को किस तरीका से बनाने हैं, ठीक है ना, क्लास आप लोगों को किस तरीका से लेनी है, पढ़ाई आप लोगों को किस तरीका से करनी है, ये मैं मेरी क्लास जैसे ही खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद ये सारे तरीके मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा कि नोट्स हम लोगों को किस तरीका से बनाने हैं, ठीक है ना, क्लास किस तरीका से लेनी है और हम लोगों को अपनी पढ़ाई किस तरीका से करनी है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो देखो, परमाणु संरचना हमारे चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए परमाणु की संरचना को बता देता हूं, अर्थात जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या क्या चीज होती है। तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए हेडिंग डाल देता हूं परमाणु संरचना, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है, ठीक है ना। तो पहले हम परमाणु संरचना का बेसिक समझते हैं कि परमाणु संरचना का बेसिक क्या है। तो देखो, हेडिंग हो गई आप लोगों की परमाणु संरचना। परमाणु संरचना मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखो बच्चों, मैं यहां पर आप लोगों के लिए परमाणु की संरचना को बता रहा हूं कि परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखो, परमाणु संरचना के अंदर क्या होता है, एक केंद्र होता है, केंद्र मतलब सेंटर होता है, ठीक है ना। और उसके चारों ओर जो ये जो होते हैं ना, ये कौन होते हैं, कोष होते हैं, ठीक है ना। ये जो आप लोगों का केंद्र होता है ना, केंद्र, परमाणु संरचना के अंदर जो आप लोगों का केंद्र अर्थात जो सेंटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक अर्थात न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक अर्थात न्यूक्लियस। और नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और नाभिक के चारों ओर ये जो चीज दिख रही है ना आप लोगों को, इनको बोलते हैं हम कोष अर्थात सेल। तो ये कौन हो गए आप लोगों के कोष, ये कौन हो गए आप लोगों के कोष, ठीक है ना। और इन कोषों के अंदर कौन चक्कर लगाते हैं, इन कोषों के अंदर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। मैं यहां पर लिख देता हूं चित्र। ये क्या है आप लोगों की परमाणु संरचना मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, बेटा परमाणु संरचना के अंदर क्या होती है, ये परमाणु संरचना की स्ट्रक्चर होती है, जिसके बीच में सेंटर पॉइंट होता है। और इस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक अर्थात न्यूक्लियस बोलते हैं। इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और इसके चारों ओर ये कौन होते हैं, कोष होते हैं। और इन कोषों के अंदर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, क्या कोष में कौन कौन से कोष होते हैं, उपकोष क्या होती है, कक्षक क्या होते हैं, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रॉनों का क्या रोल है,
न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करने वाला हूं। तो देखो बच्चों, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, ठीक है ना, मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं। तो देखो इधर देखो, इसको तो मैं लिख देता हूं, ये क्या थे आप लोगों के कोष, ठीक है ना, ये क्या थे आप लोगों के कोष। अब देखो हमारा कौन होता है, परमाणु होता है, ठीक है ना, कौन होता है, परमाणु। ये परमाणु कोई भी हो सकता है आप लोगों का, जैसे कि आप लोगों ने आवर्त सारणी के अंदर अर्थात पीरियोडिक टेबल के अंदर देखिए ना, हमारे बहुत सारे 118 120 तत्व के आसपास होते हैं, ठीक है ना, वो सब कौन हो गए, परमाणु हो गए, और उन्हीं की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो परमाणु हो गया, परमाणु के अंदर कौन होते हैं, कोष, ठीक है ना, परमाणु के अंदर कौन होते हैं, कोष, जिनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा KLMNO, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं। यहां पर शो कर देता हूं, जैसे कि नाभिक के पास में कौन सा कोष होता है, ये KLM, इस तरीका से बढ़ते जाओगे तो आप लोगों को कौन होगा, NO, जो भी कोष होंगे वो इस तरीका से लिखे जाएंगे, ठीक है ना। तो परमाणु, परमाणु में कौन होते हैं, कोष होते हैं, और कोष को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KLMN, ठीक है ना, जो भी है। और उसके बाद कौन होती हैं, उपकोष, ठीक है ना, फिर कौन होती हैं आप लोगों की, उपकोष, और उपकोष को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SPDF। तो ये जो आप लोगों की है ना SPDF, बेटा ये आप लोगों की कौन होते हैं, उपकोष होते हैं। तो देखो परमाणु, परमाणु में कौन होते हैं, कोष होते हैं, कोष में कौन होती हैं, उपकोष होती हैं, और उपकोष को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SPDF। और इन उपकोष के अंदर क्या होती है, कक्षक होती हैं, अर्थात ऑर्बिटल होती हैं, ठीक है ना, उपकोष के अंदर कौन सी होती है, कक्षक होती हैं, अर्थात ऑर्बिटल होती हैं। तो देखो मैं इनको ऑर्बिटल बोलूंगा, ठीक है ना, आप लोग देख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं कक्षक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, तो मैं इनको ऑर्बिटल बोलूंगा। अब देखो एस जो आप लोगों का उपकोष है ना, एस उपकोष के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, एक, पी उपकोष के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, तीन, डी उपकोष के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, पांच, और एफ उपकोष के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, सात ऑर्बिटल। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और इन ऑर्बिटलों के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन ऑर्बिटलों के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रासायनिक अभिक्रियाओं में अर्थात केमिकल रिएक्शनों में भाग लेते हैं। जो भी हम केमिकल, जितनी भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं हम, उन सभी में कौन भाग लेता है, आप लोगों का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो देखो ये आप लोगों की कौन हो गई, ऑर्बिटल हो गई। एस के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, एक, पी के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, तीन, डी के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, पांच, और एफ के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, सात। अब देखो बच्चों यहां पर क्या होता है, बात मैं इलेक्ट्रॉनों की करता हूं। तो एक पाउली नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक बात बोली थी जो हम लोगों के इस, जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है ना, इसमें आगे चल के हम जब डिटेल से पढ़ेंगे, तो पाउली नाम के साइंटिस्ट ने एक बात बोली थी। उसने क्या बात बोली थी कि एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो देखो यदि s के अंदर एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो देखो एक के अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यदि p की 3 ऑर्बिटल होती हैं और एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। चलो ठीक है। d की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ऑर्बिटल होती हैं। एक ऑर्बिटल में यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। चलो ठीक है। ये आप लोगों की f ऑर्बिटल होती है। f के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, 7 ऑर्बिटल होती हैं। एक के अंदर 2 भरते हैं, तो 7 के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रासायनिक, ये इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो इधर देखना बेटा, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। इस वक्त जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है, वो टॉपिक चल रहा है परमाणु संरचना मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना के अंदर मैंने क्या बात बताई है कि नाभिक होती है, ठीक है ना, जो परमाणु का सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, अर्थात न्यूक्लियस बोलते हैं। उनमें कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और नाभिक के चारों ओर जो ये कोष होते हैं ना, इनमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब डिवाइडेशन हम लोगों ने किस तरीका से देखा है कि भाई परमाणु हुआ,
परमाणु में कौन होते हैं, परमाणु में कौन होते हैं कोष, कोष में कौन होती हैं उपकोष, उपकोष में कौन होती हैं कक्षक मतलब ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल के अंदर कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन आप लोगों की केमिकल रिएक्शनों में भाग लेते हैं। केमिस्ट्री की लगभग 80% जो रिएक्शन होती हैं वो यही केमिकल रिएक्शन होती हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि केमिस्ट्री में दो ही प्रकार की रिएक्शन होती हैं, एक तो रासायनिक अभिक्रिया होती है और एक नाभिकीय अभिक्रिया होती है। मतलब एक तो केमिकल रिएक्शन होती है और एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शनों का तो उपयोग आपको पता है, परमाणु बम इन चीजों में किया जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया जितनी भी हम लोगों के एटमॉस्फेयर में जो रिएक्शन हो रही है ना, वो ज्यादातर हम लोगों की केमिकल रिएक्शन ही होती है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। पहले तो बेटा ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। देखो जो परमाणु होता है उसमें कोष होते हैं, कोष को हम किससे शो करते हैं KLMNO। कोष में कौन होती है उपकोष, उपकोष को हम किससे शो करते हैं SPDF। और उपकोष में कौन होती है ऑर्बिटल होती है। S की कितनी ऑर्बिटल होती है 1, P की कितनी ऑर्बिटल होती है 3, D की कितनी ऑर्बिटल होती है 5 और F की कितनी ऑर्बिटल होती है 7 ऑर्बिटल होती हैं। अब इन ऑर्बिटलों के अंदर कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम लोगों के लिए एक पाउली नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक बात बोली थी अपने नियम के अंदर कि भाई एक ऑर्बिटल में हम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना उनका चक्रण अर्थात उनका स्पिन क्या होगा अपोजिट होगा। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन को हम क्लॉकवाइज भरते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। ये किसने बोली थी पाउली नाम के साइंटिस्ट ने, जो कि आगे चल के इसी चैप्टर में हम लोग उसका डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो पाउली साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यदि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो S की तो एक ही ऑर्बिटल होती है, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। P की कितनी ऑर्बिटल होती है 3, ठीक है ना, तो एक में 2 भर सकते हैं तो 3 में कितने भर सकते हैं 6 भर सकते हैं। D की कितनी ऑर्बिटल होती है 5, एक में 2 भर सकते हैं तो 5 में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 10, ठीक है ना। F की कितनी ऑर्बिटल होती है 7, एक में 2 भर सकते हैं तो 7 में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है बेटा। अब देखो यहां पर 3 चीजों की बात हो रही है, 3 चीज कौन कौन सी की बात हो रही है। एक तो किसकी बात हुई है इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, एक किसकी बात हुई है न्यूट्रॉन की बात हुई है, और एक किसकी बात हुई है प्रोटॉन की बात हुई है। तो बेटा एक बात आप हमेशा याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, और जो प्रोटॉन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन आप लोगों का उदासीन होता है, अर्थात न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, जो आप लोगों का प्रोटॉन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, और जो आप लोगों का न्यूट्रॉन होता है उस पर क्या कौन सा चार्ज होता है 0, अर्थात न्यूट्रॉन पर कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं होता। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गई, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है। अब देखो एक डॉल्टन नाम का साइंटिस्ट आया था, ठीक है ना, तो डॉल्टन नाम के साइंटिस्ट ने परमाणु संरचना के बारे में कुछ बात बोली थी। अब उसने वो क्या बात बोली थी उनको मैं अभी बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो एक काम करता हूं, इसको तो मैं मिटा देता हूं और अगली हेडिंग डाल देता हूं डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है ना। मतलब डॉल्टन नाम के साइंटिस्ट ने परमाणु संरचना के बारे में कौन सी बात बोली थी उसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो ठीक है बेटा, देखो इसको तो मिटा देता हूं मैं, क्योंकि ये तो सब लोगों के समझ में आ गई आप लोगों के। अब मैं अगली हेडिंग डाल देता हूं डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो हेडिंग हो गई आप लोगों की डॉल्टन, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है बेटा। तो देखो पूरा आप सभी लोग बोर्ड की तरफ देखना, अभी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं कि डॉल्टन नाम के साइंटिस्ट ने परमाणु संरचना के बारे में क्या बात बोली थी। तो देखो इसका पूरा नाम लिख देता हूं मैं, इसका नाम है जॉन डॉल्टन, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या है जॉन डॉल्टन, जॉन डॉल्टन। तो जॉन डॉल्टन ने सन 1800, जॉन डॉल्टन ने सन 1808 में, जॉन डॉल्टन ने सन 1808 में अपना एक सिद्धांत दिया
परमाणु संरचना के बारे में, तो उसने क्या बात बोली थी? उसने ये बात बोली थी कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये बात किसने बोली थी? डाल्टन ने। तो डाल्टन तक यही मानते थे सारे लोग कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? परमाणु। लेकिन उसके बाद के जो साइंटिस्ट थे, जिनमें एक तो कौन था? थॉमसन, जो हमारे सिलेबस में आगे दे रखा है, डिटेल से पढ़ेंगे। एक कौन था? रदरफोर्ड, ठीक है ना, एक रदरफोर्ड, और एक बोर नाम का साइंटिस्ट था। इन तीनों साइंटिस्टों ने डाल्टन से एक बात पूछी थी कि भाई यदि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। जैसे ही इन तीनों साइंटिस्टों ने इससे ये बात पूछी तो वहीं पर जाकर डाल्टन सिद्धांत फेल हो जाता है। उसके बाद के सिद्धांतों में थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर ने ये बात बताई थी। तो इन तीनों साइंटिस्टों ने क्या बात बताई थी कि नहीं भाई, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है ना। इन्होंने क्या बात बोली थी कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। जबकि डाल्टन ने क्या बात बोली थी? डाल्टन ने यह बात बोली थी कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। बात के ये तीन साइंटिस्टों ने इस बात को प्रूव करके बताया था कि नहीं भाई, परमाणु को हम लोग विभाजित कर सकते हैं। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर, ठीक है ना। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जब डाल्टन था, डाल्टन तक लोग बाग ये मानते थे कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? परमाणु। लेकिन इन तीनों साइंटिस्टों के बाद ये बात क्लियर हो गई कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। डाल्टन तक लोग क्या मानते थे कि परमाणु ही पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन इन तीनों साइंटिस्टों के बाद और आज तक ये थ्योरी काम है कि इलेक्ट्रॉन को हम विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। और इलेक्ट्रॉन को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, बहुत ही छोटा कण होता है इलेक्ट्रॉन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये हो जाता है आप लोगों का डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब आगे चलकर इसी चैप्टर में हमें डिटेल से थॉमसन पढ़ना है, हमें डिटेल से रदरफोर्ड पढ़ना है, और हम लोगों को डिटेल से बोर सिद्धांत पढ़ने। ये सारे साइंटिस्टों की हम लोगों की आगे थ्योरी दे रखी है, तो सबका हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो, आज की क्लास तो मैं यहीं तक रखता हूं। आज की क्लास में मैंने आप लोगों के लिए क्या पढ़ाया है? एक तो मैंने आप लोगों के लिए परमाणु संरचना बताई है, और परमाणु संरचना की पूरी बेसिक केमिस्ट्री मैंने आप लोगों को समझा दी। और परमाणु संरचना के बाद मैंने परमाणु से ही रिलेटेड कौन सा सिद्धांत पढ़ाया है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। मतलब डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने परमाणु सिद्धांत के बारे में या परमाणु संरचना के बारे में क्या बात बोली थी। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। आज की क्लास को मैं यहीं पर रखता हूं। अब देखो, आप लोगों को किस तरीका से पढ़ाई करनी है, नोट्स किस तरीका से बनाने हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन कर लेता हूं। तो देखो बेटा, अब जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ने का जो तरीका बता रहा हूं ना, मैं इतना शानदार तरीका बताऊंगा कि एक बार आपने क्लास ले ली, ठीक है ना, उसके बाद उस टॉपिक को आप कभी नहीं भूलोगे। चाहे कोई कितना इंटेलिजेंट बच्चा हो, चाहे कमजोर बच्चा हो, आप लोग जो पढ़ाई करोगे ना वो मेरे अकॉर्डिंग करोगे। जिस तरीका से मैं आप लोगों से बोलूं कि बेटा इस तरीके को फॉलो करो, उसी तरीके को आप लोगों को फॉलो करना है। अब वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है बेटा, जैसे कि मैंने यहां पर आप लोगों की क्लास ले ली, आप लोगों ने अच्छी तरीका से वो क्लास समझ ली। क्लास को लेने के बाद आप लोग क्या करोगे कि मैंने जितनी क्लास ली है ना, वहां तक आप लोग नोट्स पढ़ लोगे। नोट्स आप लोगों के लिए मैंने बताई दिए। नोट्स किस पर मिलेंगे? ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम बता दिया, राम चतुर्वेदी एकेडमी। तो जितनी मैंने क्लास ली है ना, उतने ही आप लोगों ने नोट्स पढ़ लिए, और नोट्सों को पढ़ने के बाद उतने ही आप लोगों ने अपनी फियर कॉपी में उतार दिया। तो ये टॉपिक 3 जगह से क्लियर हो गया। पहले आप लोगों ने क्लास देख ली उसकी, फिर जितनी क्लास देखी उतने ही आप लोगों ने नोट्स पढ़ लिए, और भाई पढ़े हुए नोट्स आप लोगों ने अपनी फियर कॉपी में उतार दी। बेटा इस तरीका से वो टॉपिक क्लियर होगा कि दोबारा आप उस टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे। एक बार मेरा ये तरीका आप लोग अपने ऊपर अप्लाई करके देखना, फिर अपने आप का आप एनालिसिस करना, तो आपको ये चीज फील होगी कि यार एक बार सर ने ये चीज समझा दी और हमने फियर कॉपी में उतार दी। अब इस टॉपिक को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। और यदि क्लासेस से रिलेटेड या नोट्स से रिलेटेड आप लोग मेरे से कुछ
पूछना चाहते हो तो कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग उस पर मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, यहां पर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलती हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।